जब हम पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं था। भेड़ बकरियां चराकर हम लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करके कहीं न कहीं थोड़े आगे बढ़ने लगे, हमारे हक अधिकारों की हम बात करने लगे। तो आज देखा जाए तो नौकरी के क्षेत्र में हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। हमें आज नौकरी के लिए भी हम आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसके बाद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो साथियों, हम कब तक आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? हमें हमारे जमीर को जगाने की जरूरत है कि ऐसी नौबत हमारे लिए क्यों आती है कि हमें सड़कों पर बैठना पड़ता है। हमारी जमीनें छीन ली गई है और क्यों उसकी जमीन के मुआवजे के लिए भी हमको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है। तो हमें लड़ने की ताकत हमें हमारे पुरखों से सीखी है। हमारे पुरखे भी लड़े हैं, उनके बलबूते पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं हम बिखराव हो गए हैं और हम हमारा खुद का सोचने लग गए, तब जाके हमारी ये स्थिति आई है। हमें पुनः एकजुट होने की जरूरत है। साथियों, हमारे लिए एक वार नहीं हो रहा है, बार बार वार हो रहे हैं। हमको खत्म करने के लिए बार बार वार हो रहे हैं, बार बार चारों तरफ से हमारे ऊपर वार हो रहे हैं। लेकिन हमारे लोग फिर भी इसके बावजूद भी आज निद्रा में भर निद्रा में सोए हुए हैं। साथियों, हमारे चौकीदार ने इस कोरोना महामारी में उन्होंने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना है। आपदा को अवसर में बदलना है। तो मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इस कोरोना महामारी में हम तो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, इस आपदा को हम अवसर में कैसे बदले? ये बात समझने वाली बात थी कि हम तो घर बैठे हैं, घर में कोंडाए हुए हैं कि यार कहीं से वायरस नहीं आ जाए। तो ये आदमी आपदा को अवसर में बदलने की कैसे बात कर रहा है? फिर दिमाग की बत्ती जली कि वो आपदा में अवसर बदलने के लिए वो हमारे लिए नहीं कह रहा था, वो उसके लिए था आपदा में अवसर बदलने के लिए। और उस आदमी ने आपदा में अवसर में कैसे बदला इसको अवसर में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान में उन्होंने नियम था कि कंपनियों में काम करने वाले लेबर को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवा सकते। उसका नियम बदल के उन्होंने 12 घंटे कर दिया। किसी भी कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी को बिना नोटिस से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 14 करोड़ कर्मचारियों को इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में घर से निकाल दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। आप मुझे ये बताएं, जब हमारे घर से एक आदमी जब नौकरी करता है तो कम से कम 4 से 5 लोगों का पेट पालता है। वो 14 करोड़ लगभग गए हैं प्राइवेट सेक्टर के, सरकारी सेक्टर के। 100 छोटे मोटे कामगार उद्योग वाले थे। तो 14 करोड़ गुणित 5 कर लेना कितने लोग होते हैं। तो उन्होंने इस आपदा को इस अवसर में बदला। दूसरा, उन्होंने वार करा कि यार ये लोग तो पढ़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो इनको कैसे निपटाना है। तो उन्होंने नवीन शिक्षा नीति लाए हैं। अब नवीन शिक्षा नीति में इन्होंने जितनी भी प्राइवेट स्कूलों को ठेका देने का चल रहा है, इनके जो काम के लोग हैं, इनके जो चमचे ठेके बड़े बड़े उद्योगपति, उनको इस शिक्षा का भी ठेका देने की बात चल रही है इसकी। तो आप मुझे ये बताएं, एक गरीब मजदूर का बेटा अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा सकता है क्या? दूसरा, इसमें यह कर रहे हैं कि जिले लेवल पे सभी स्कूलों को बंद करके जिले लेवल पे एक बड़ी स्कूल खोलेंगे। तो मुझे ये बताओ, पानसेमल यहाँ से शहर से 70 किलोमीटर दूर है, खेता यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। एक छोटे से बच्चे को अपने बच्चे को माँ बाप बड़वानी जिले में रख पाए क्या? आप अपने आप में गहन अध्ययन करो कि हम जब छोटे थे तो बड़वानी पढ़ने के लिए हम जाने के लिए हम कम से कम 7 दिन में अगर एक बार हम घर नहीं आ जाते तो हमारा बुखार आ जाता। एक छोटा बच्चा बड़वानी जिस जिले में रह पाया क्या? नहीं रह पाएगा वो। तो इन्होंने उस शिक्षा नीति में इन्होंने बहुत बड़े षड्यंत्र रहा है। उस शिक्षा नीति के बारे में बात करने वाले वक्त हम आपको लोग बताएंगे। तीसरा, इन्होंने करा है किसानों पर किया है। साथियों, यहाँ पर लगभग सभी किसान बैठे हुए होंगे। किसान में 3 बिल लेके आए हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में आपदा में इन्होंने कैसा अवसर बदला है कि रोड पे नहीं आए, 3 बिल लेके आए। अब 3 बिल भी इतने खतरनाक, इतने नाम है कि पढ़े लिखे लोगों को भी याद नहीं हुए। 60 में 3 बिलों के बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले इन्होंने करा है, पहला वाला बिल है कि खाद्यान्न भंडारण अधिनियम 2020, इस टाइप का उसका नाम है। अब उसमें यह होता था, पहले 1955 में जो कानून था उसमें यह था कि
भंडारण, खाद्यान्न भंडारण को जो है सेव करके नहीं रख सकते हैं हम। लेकिन उस कानून को इन्होंने बदल कर दिया है कि युद्ध और महामारी जैसे समय को छोड़कर खाद्यान्न भंडारण को, दाल को कितना भी समय तक उसको घर में रख सकता है। आप मुझे ये बताओ, एक किसान जो है गेहूं पका कर लाता है घर, कितने दिन तक रखता है अपने घर? मेरी बात सबको समझ में आ रही? कितने दिन तक अपने घर रखता है? बोलो यार, 4 से 5 दिन रखता है, 8 दिन रखता है। उसके पास रखने की जगह ही नहीं है, हाँ तो खेत में से ही बेच देता है, भले उसका भाव कुछ भी मिले। तो इस चीज को भंडारण कौन करेगा? उद्योगपति करेगा। अब वो उद्योगपति साल भर का जितना भी गेहूं खरीदना होगा वो खरीद लेगा और उसके मनमाफी को पैसा देगा। अगर वो सोचेगा हमारे 10 रुपए किलो गेहूं लिया होगा, वो सोचेगा 20 रुपए किलो मेरे को बेचना है तो 20 रुपए किलो बेचेगा। 50 रुपए किलो गेहूं बेचना है उसका मन होगा तो 50 रुपए किलो गेहूं भी हमको खरीदना पड़ेगा। और उसको भंडारण करने पे कोई उसको सजा नहीं होगी। दालों का भी भंडारण कर सकता है, किसी भी चीज का। अब मुझे ये बताओ, इस बिल की कौन सी आवश्यकता थी? और सबसे ज्यादा मरने वाला है, भूखा मरेगा। तो मैं बता दूं आपको, रोज कामगार जो टंग लाके टंग खाते हैं हमारे बहुत से भाई लाख, एक समय ऐसा आएगा भूखे मर जाएंगे हम लोग। ये इन्होंने गेम करा। दूसरा उसमें बिल में लेके आए हैं ये लोग मंडी क्षेत्र का। हम जब गेहूं पकाते थे तो हमको एक विश्वास होता था, कोई फसल पकाते तो कोई हमारे पास से अनाज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन हमारे पास से मंडी में हमारा अनाज बिक जाएगा। तो भाजपा वाले ये लोग ये हमको एक्सक्यूज देते हैं कि यार किसानों को और ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे खेत से ही व्यापारी अगर तुम्हारे अनाज खरीदे तो उसमें बुराई क्या चीज है? बेफालतू तुम विरोध करते हैं। तुमको तो ऑप्शन मिल रहा है कहीं बेचने का। तुम दिल्ली जाके बेच सकते हो, भोपाल जाके बेच सकते हो, हरियाणा जाके बेच सकते हो। मुझे ये बताओ, कौन सा किसान आज तक इस गेहूं को दिल्ली ले जाके बेचा है? कोई बेचा या बेटा हुआ? कोई भी किसान दिल्ली भोपाल हमारा अनाज नहीं बेच पाता है। सब्जी तक की बात अलग है। तो उसमें ये होगा, ऑप्शन तो उसको मिल जाएगा, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा ये है मेरे भाई उस बिल में कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन सरकारी सिस्टम की मंडियां खत्म हो जाएगी, व्यापारी बोलेगा मुझे 2 रुपए किलो गेहूं खरीदना है, 2 रुपए किलो ही आपको खरीदना पड़ेगा। इसके अगले वाले बिल में बताऊंगा उस चीज में क्या है, वो वाला बिल भी इसमें लेके आ गए ये। अब सिस्टम ये है कि वो मंडी खत्म हो जाएगी। अब उसका सीधा एक उदाहरण देता हूं। अब मेरे पास बुजुर्ग बेटे हुए, उनको मालूम होगा, पहले हमारे यहाँ सरकारी बसें चलती थी। तो सरकारी बसें इंदौर तक का किराया 50 रुपए है तो 50 रुपए लेते थे वो। अब उस बस का अगर 12 बजे टाइम है तो 12 बजे ही बस वो निकलेगी बड़वानी से। उसको सवारियां बेटे नहीं बेटे कोई मतलब नहीं है उसको 12 बजे बस निकालना है। लेकिन सरकारी जो वो प्राइवेट जो बसें चल रही है उसमें पहले वो सवारी भरेगा। अगर 20 की कैपेसिटी हो तो 50 तक भर ले जाएगा, वो किराया सबसे बराबर लेगा वो। अब बात ये है, मुद्दे की बात, वो सिस्टम सरकारी बसों का पहले हमको ऑप्शन दिया था, प्राइवेट बसों में तुम बैठ के जा सकते हो, ऑप्शन दे दिया, हमने ले भी लिया। लेकिन सरकारी बसें धीरे धीरे सब बंद हो गई। अब कोरोना जैसी महामारी में अभी की बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बसें सरकारी चल रही थी, गुजरात में बसें चल रही थी, बड़वानी में बसें नहीं चल रही। हमारी माता बहनें रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा पैदल चल रही थी, भाई लेने जा रहा था लेके आ रही थी, बसें सरकारी नहीं चल रही थी। अब सरकारी प्राइवेट बसों वालों ने मांग रखी कि हमारा तुम लोन माफ करो सरकार से। अब सरकार ने भी बोला कि ठीक है, उनकी मांगे मान ली और प्राइवेट बसों वालों का लोन माफ भी हो गया बोल रहे हैं। अब वो लोन माफ करा तो कोई शिवराज सिंह चौहान जी कोई मजदूरी मनरेगा का जाके तो पैसे नहीं माफ करा। वो पैसा किसका था? हमारा था, माफ कर दिया उसने। तो ऐसा ब्लैकमेलिंग होती है। तो मंडी क्षेत्र जिस दिन खत्म हो जाएगी मेरे भाइयों, उस दिन हमको ऑप्शन के नाम पर लूटा जाएगा। तीसरा बिल मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। मतलब हमारे खेत से ही गेहूं का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो गेहूं को खेत से ही वो जो लेने वाला है वो खेत से उठा लेगा। ठीक है, हम मान लिया हमारे खेत से वो गेहूं उठा लेगा, अच्छी बात है, हमको खेत से उठा लेगा वो। लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा
खेती का 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, साल का, 10 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप सुनना, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। अब उस खेत में अगर आपने चने बोए हैं तो आप चने तोड़ कर भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि खेत आपका है, मेहनत आपकी है, लेकिन फसल किसकी है? उद्योगपति की। आपको उसमें सजा भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर विवाद वाली स्थिति बनती है, उसको सॉल्व कौन करेगा? एसडीएम लेवल पे न्यायपालिका बाहर करते हैं, एसडीएम लेवल का अधिकारी करेगा, कलेक्टर बाहर करेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं एक किसान हूं, मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, मैंने शिकायत करी, मुझे न्यायपालिका में जाना, न्यायपालिका बंद, मैंने एसडीएम पास शिकायत कर दी। अब एसडीएम है विधायक का और सरकार का आदमी है, तो ये कोई एसडीएम और कलेक्टर सरकार के खिलाफ नहीं जाता है। अब वो एक किसान की बात सुनेगा क्या? वो बोलेगा यार इसने 50 रुपए किलो चने की बात करे, 30 रुपए किलो चने तुमको बेचना पड़ेगा और हमको उसको बेचना पड़ेगा। ये सिस्टम हमारे साथ हुआ है। तीसरा, इस चौकीदार ने किया है आपदा में अवसर में बदलने के लिए इसको 2 लाख हेक्टेयर के समथिंग, सर मैं सही हूं, 2 लाख हेक्टेयर जमीन लीज पे देने की बात हो गई। आपको मालूम है 2 लाख हेक्टेयर जमीन कम होती क्या? 2 लाख हेक्टेयर जिस दिन जमीन की मापी होगी तो हमारा बोकराटा से लेकर पूरा बड़वानी क्षेत्र ले लो तुम, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ले लो तुम, इधर का भी पूरा क्षेत्र यहां से वहां तक पूरा यहां से लीज पर दे देगा ठेकेदारों को। कहां रहोगे हम? कहां रहेंगे हम? ये सिस्टम चल रहा है और बोल रहे हम जंगलों को सुधारेंगे। ये जंगलों को नहीं सुधारेंगे, इनका नजर है हमारे जंगलों पर, क्योंकि जंगलों में हम अगर एक समय हमारे बूढ़े आड़े लावड़ा तितरा हो मार के खा लेते थे, हमको जिंदा रहने की हमको आदत थी, हमारे पास कुछ रहे खा लेंगे हम, लेकिन हमारे पास वो जंगल ही चले जाएंगे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। जैसे अभी ये पूरी नर्मदा पट्टी की तुम ले लो, पूरी जंगल जमीन खरीदी। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहाँ पे अभी भी कर्मचारी ऐसे एक्टिव लोग हैं जो एक कदम गांव की ओर जैसे कार्यक्रम करते हैं। भले 10 लोग आए, 5 लोग आए, 2 लोग आए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं आग आज भी है कि एक कदम गांव की ओर हमारे कर्मचारी और जो नौकरी लगे भाई लोग आज बढ़ रहे हैं। हम लोग भले हम लोग लेट हो गए गांव की तरफ बढ़ने के लिए, हम थोड़े स्लो हो गए गांव की तरफ, हम जल्दी बढ़ नहीं पाए। अगर पहले बढ़ ले, शायद मुझे लगता है आज से 20 साल 30 साल पहले अगर हम जाग जाते तो हमारा ये जंगल जमीनें बच जाती। जिस जमीनों पर जहां पर हमारा बचपन बीता, हम खेले कूदे, वहां हम बड़े हुए, वहां से हमने पढ़ाई करी और उस घर से हमको निकाल दिया गया है, वो चितर बितर कर दिया है। आज पिचोड़ी का एक घर कहीं कुक्सी में बना है तो कोई ठिकरी में रह रहा है, तो कोई कहीं रह रहा है, तो कहीं कहीं रह रहा है। पूरे घरों को हमको चितर बितर कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। जिस मिट्टी ने हमको पाला, जिस कुएं ने हमको पानी पिलाया, हमने हमारे जल जंगल जमीनों को नहीं बचा पाए। और बोलते हैं कि 60 लाख मिल गए, बहुत नहर मार लिया। 60 लाख में 6 एकड़ जमीन भी नहीं आती, उन्होंने 10 एकड़ जमीन हमारे से खरीद ली, 10 एकड़ जमीन हमारे से ले ली। हम क्या कर लिया? ये हमारे लिए कम से कम दुख की बात, निष्क्रियता की बात थी। आज अगर हम एक्टिव रहते, इसे जागरूक होते, तो शायद हमारे पास आज हमारा खेत रहता, जिस कुएं से हमने पानी पिया वो कुआं बचा हुआ रहता। तो साथियों, अगर आज आप सोच रहे हैं कि यार ये तो फालतू धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, बेवजह कार्यक्रम करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी सोच है। ये राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ 5 साल में एक बार मुर्गा और दारू में खरीदने तक होती है, लेकिन 5 साल आपको लड़ना पड़ता है आपके अपने लिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए विधायक सांसद नहीं आता है, अगर दर्द होगा तो आपको ही आना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना आपने। आपको दर्द हो रहा तो आपको ही उसका बखान करना पड़ेगा कि मेरी जमीन छीन रहे हैं। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, कैसा इन्होंने आपदा में अवसर में बदला है, इसको कहीं न कहीं बताने की कोशिश करी है मैंने। और हमारे बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने की जरूरत है। और पुनः मैं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे डॉक्टर साहब और उनकी टीम को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सबने मेरी बात को सुने, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार, धन्यवाद.